अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की नई गाइडलाइन यानी नई नियमावली पर रोक लगा दी है और समाज में विग्रह और द्वेष का कारण बनी इस नियमावली पर एक तरफा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। इस रोक के बाद से तरह तरह के बयान आ रहे हैं, लेकिन क्या थी ये गाइडलाइन और इससे किस तरह का वातावरण राजनीतिक और सामाजिक तौर पर इस देश के भीतर बन गया था, इसके बारे में आज विस्तृत चर्चा। बहनों भाइयों, भारत की सर्वोच्च अदालत ने इस देश में राजनीतिक और सामाजिक तनाव का कारण बन गए यूजीसी की नई गाइडलाइन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस नई गाइडलाइन में ऐसा क्या था जिसके कारण पूरे देश भर में धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की हुकूमत के लिए इतनी नाराजगी अपर कास्ट, जनरल कास्ट यानी सवर्णों में देखी गई? क्या कारण था? ऐसा क्या था इसमें जिसने पूरी की पूरी जनरल कास्ट कम्युनिटी को भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र की सरकार के खिलाफ खड़े कर दिया? और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले दिन ही रोक लगा दी, उसके बाद अब ये कई किस्म के सवालात भी इस पर उठ रहे हैं। सभी पार्टियों की तरफ से इस पर जिस तरह के प्रतिक्रियाएं आई, उसको देखने में बात साफ है कि यह नियमावली बनाने में बहुत जल्दबाजी की गई और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स थे यानी जितने भी पक्ष थे, इनकी पूरी बात को लगता है शामिल नहीं किया गया। तो क्या ये यूजीसी की नई नियमावली अचानक से बन गई, तुरंत बन गई, या बहुत सम्यक विचार विमर्श के उपरांत इसको तैयार किया गया? कौन था इसके पीछे? क्या किस किस्म की राजनीति थी? बहनों भाइयों, 2024 के बाद से इस देश का चुनावी माहौल ने इतना परिवर्तन लाया है कि अब पिछड़े दलितों के हक और हुकूक की बात सरकारों को करनी पड़ेगी। उनके अधिकार, उनकी समता और उनकी इक्विटी पर चर्चा करनी पड़ेगी। यूजीसी की यह गाइडलाइन इसी बेसिस पर बनी थी क्योंकि रोहित वेमुला की घटना के बाद जिस तरह से यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में माहौल था, उस माहौल में, उस इकोसिस्टम में दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ खास नहीं था। ये बात मानने में बहुत से लोग गुरेज करेंगे, लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज और शैक्षणिक संस्थान होंगे, वहाँ पर आपको पिछड़े और दलितों की कमी महसूस होगी, आदिवासियों की कमी महसूस होगी। अब आप, बहुत से लोग कहते हैं कि मेरिट के दम पर आए हैं, पर मेरिट के मायने और इसकी परिभाषाएं बहनों भाइयों अलग अलग रही हैं। इसके बारे में तो बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, ये जो मेरिट शब्द है। लेकिन यूजीसी की ये गाइडलाइन लाने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? राजनीतिक रूप से समाज को बांटने की बात करने वालों पर क्या कार्रवाई हुई? आज तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी संविधान के दायरे से बाहर का माना। तभी पहले दिन, पहली ही सुनवाई में यूजीसी और केंद्र सरकार के पक्ष रखे बिना ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। तो क्या जल्दबाजी में बनाया गया या वोट बैंक को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया था? और इसे तैयार करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जिस प्रकार से चुप्पी साधी बड़े नेताओं ने, उससे बात बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें सब पता था। आज तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे का स्वागत किया और कहा कि इससे जातीय विभेद और भेदभाव बढ़ रहा था। और कल मायावती ने कहा था कि ये जो है, जो विरोध कर रहे हैं वो मनुवादी लोग हैं। आज वो स्वागत कर रही हैं, कल कुछ और, आज कुछ और। तो क्या वाकई में अगर ये नियमावली लागू होती तो पिछड़े और दलितों को उनका अधिकार मिलता, या इस कानून का दुरुपयोग करके जनरल कास्ट के छात्र और छात्राओं का उत्पीड़न किया जाता? बहनों भाइयों, मैंने कुछ दिन भी डिबेट में ये बात कही थी कि बात सिर्फ कोई कमेटी बनाने की नहीं है, इसमें आमूलचूल परिवर्तन हो रहे थे। जैसा मैंने कहा था, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट, उसके तरीके और सेवा शर्तों में तब्दीली थी। यानी कोई ब्यूरोक्रेट भी अब वीसी बन सकता है, जो पहले नहीं बन सकता था। तो तमाम तरीके के इसमें मसले थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगा दिए। तो जो लोग बहुत खुश हैं कि अब इस पर रोक लग गई है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये सिर्फ स्टे है, ये नियमावली खत्म नहीं हुई।
कभी कोई जज बदले, कभी कोई सुनवाई की प्रक्रिया बदली, और अगर मजबूत कानून और तर्क प्रस्तुत किए तो ये नियमावली पर कोर्ट स्टे भी हटा सकता है, इसे लागू भी किया जा सकता है। तो ये ख़त्म नहीं हुई है, फिलहाल के लिए रोका गया है, फिलहाल के लिए, यानी अभी ये ख़त्म नहीं हुई है। ख़त्म तब होगी जब भारत की सरकार इसको वापस ले लेगी, यूजीसी इसको वापस ले लेगी। लेकिन यूजीसी का तर्क क्या है वो 19 मार्च को पता चलेगा। भारत सरकार इस पर क्या चाहती है 19 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जब तक ये वापस नहीं होगी तब तक ये जिंदा है, और जिंदा है तो आपकी गर्दन पर तलवार बनकर लटक रही है। आप मतलब जनरल कास्ट। तो जो लोग भी राजनीतिक रूप से वोट के लिए कह रहे हैं कि ये भी अच्छे हैं वो भी अच्छे हैं, दरअसल इस नियमावली में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ जो कैंपस में जातिगत भेदभाव होता है, नंबर देने में जो गड़बड़ियां होती हैं, अपॉइंटमेंट में जो गड़बड़ियां होती हैं, जरा कभी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने वाले शिक्षकों की कम्युनिटी पता कर लीजिए, वजीफे जिनको मिल रहे हैं उनकी कम्युनिटी पता कर लीजिए। बहनों भाइयों, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लेकिन ये नई नियमावली कोई पिछड़े दलितों और एसटी के हितों को सर्व करने वाली नहीं थी। ये समाज में विद्वेष पैदा करने के मकसद से लाई गई थी, वरना कोई कारण नहीं था कि इसमें किसी भी कम्युनिटी को उचित प्रतिनिधित्व की बात ही नहीं कही गई थी। और शिकायत के लिए एक प्रॉपर फोरम होना चाहिए था, उस प्रॉपर फोरम में सभी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था। मकसद इस नियमावली का कुछ और था जो लोगों को खुली आंख से नहीं दिख रहा था, लेकिन साइड दरवाजे से इंस्टीट्यूशंस पर टीचर्स को हटाकर किन्हीं और को बिठाने और संस्थान चलाने की मर्जी थी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये रोक अस्थायी है, तलवार अभी भी लटक रही है। जवाब उनको देना है जो इसकी राजनीति कर रहे हैं। आज भारत सरकार के एक बड़े मंत्री का मैंने ट्वीट देखा, वो तो अपना सीना ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि आभार है सरकार का, हमारी रोका सुप्रीम कोर्ट ने, फांसी की सजा मुलतवी हुई सुप्रीम कोर्ट से, और चेस्ट थंपिंग कर रहे हैं मंत्री जी। लेकिन इसमें कई लोग बेनकाब भी हुए हैं जो हिंदुओं की वृहद एकता की बात करते हैं, हिंदुओं के विराट एकता की बात करते हैं, और वही इसमें बट कौन रहा था? हिंदू ही तो। मुसलमान तो बैठ के मजे ले रहा था कि हमको बांट काट रहे थे, अब अपना देख लो। मुसलमानों पे कोई फर्क नहीं था। ये बिल, ये नियमावली, ये हिंदुओं को बांटने के लिए थी, और ये वो लोग बांट रहे थे जो वृहद एकता की बात करते हैं। बहुत से लोग बेनकाब हुए हैं कि जहां जनरल कास्ट के हितों की बात करनी थी वहां लोग मुंह छुपाए घूम रहे थे। मैं तो कहता हूं कि मायावती ने बहुत साहस दिखाया, खुला लिखा, कल विरोध किया, आज समर्थन किया। तो कुछ बयान सुन लें, फिर आज की डिबेट। यूजीसी ने जो भी आदेश जारी किया था उसको देश की सर्वोच्च अदालत ने उस पर रोक लगा दिया है। इसलिए इस संबंध में माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए किसी आदेश पे कोई टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। जो आदेश होगा उसका सरकार पालन करेगी। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं? और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। पहली बात तो यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में भी डाइवर्सिटी, विविधताएं लागू हो रही है। क्या वहां कमजोर वर्गों का रिप्रेजेंटेशन है? तो वहां ऐसा महसूस नहीं होता। मैं तो चाहता था कि मैं सजेस्ट करता कि जब वो इस मामले को, त्वरित मामले को सुन रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं है कि एक दिन बाद ही आप उसको सुन रहे, तो कम से कम वहां डाइवर्सिटी कर लेते कि एक एससी बीसी का जज भी बिठा लेते, जो फैसला चाहे कुछ भी होता। अभी तो रोक ही लगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो यूजीसी रेगुलेशंस नए नियम पास किए गए हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, उसको एबियंस में रखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए अंडर आर्टिकल 142 जो यूजीसी रेगुलेशंस 2012 हैं उनको इन ऑपरेशन किया, उनको प्रभावी किया। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। आर्यन मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं, ये एनएसयूआई के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं।
अवनीश यादव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं छात्र संघ यूनियन के। रत्नाकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। डॉक्टर फारूक खान इस देश के बहुत ही जाने माने प्रख्यात अधिवक्ता हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। सर्वेश पांडे सवर्ण आर्मी के संस्थापक हैं। डॉक्टर कालीचरण स्नेही जी मेरे साथ मौजूद हैं, दलित समाज के बहुत ही जाने माने चिंतक और प्रोफेसर हैं। हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित पत्रकार और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ सम्मिलित होने